हम में से कोई ऐसा नहीं जो परीक्षा के अंकों का महत्व न जानता हो। हम में से हर कोई परीक्षा के अंकों का महत्व भली भांति जानता है। और अगर बात बोर्ड के परीक्षा के अंकों की हो तो महत्व अपने आप कई गुना बढ़ जाता है। कई बार तो हायर एजुकेशन के लिए सिलेक्शन और कभी कभी नौकरी में भी सिलेक्शन इन अंकों के आधार पर होता है। तो इन अंकों को बढ़ाने के लिए, इन अंकों को हाई स्कोर तक ले जाने के लिए एक पार्ट है वो प्रैक्टिकल काफ़ी हेल्प करता है। प्रैक्टिकल एक ऐसा चीज़ जिसमें लर्निंग बाय डूइंग का कंसेप्ट इन्वॉल्व है और यह ऐसा एग्ज़ाम जिसमें हंसते खेलते सबको मार्क्स आसानी से बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को इसका बुरा अनुभव भी है और बुरा अनुभव होता भी है। रीज़न, अगर आपकी प्रॉपर तैयारी पहले से नहीं है, अगर आपने इसको लेकर के अपनी प्लानिंग सही नहीं रखी है तो वैसे में आपको थोड़ी मुश्किलें हो सकती हैं। आज मैं यह बताने वाला हूँ कि प्रैक्टिकल को लेकर के आपकी प्लानिंग, आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए ताकि आपके स्कोर सबसे अधिक मिले, पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाए। तो किसी भी बोर्ड का एग्ज़ाम क्यों ना हो, अगर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की बात करें तो कुछ चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे कि पहले से आपको एक्सपेरिमेंट कराए हुए होते हैं और उसका एक रिकॉर्ड तैयार करना होता है। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड को आप अच्छी तरह से तैयार करें। उसमें हो सकता है कि रिकॉर्ड डिफरेंट तरह के हों। जैसे अभी के फिजिक्स प्रैक्टिकल में एक तो आपको एक्सपेरिमेंट का रिकॉर्ड है और दूसरा कुछ एक्टिविटीज़ के भी रिकॉर्ड रखने हैं। इसके बाद से नेक्स्ट आता है कि आपको कुछ प्रोजेक्ट या डेमोस्ट्रेशन टाइप के एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं और इसका भी रिकॉर्ड आपको बनाना पड़ता है। तो यह भी एक मार्क्स अलॉटेड है इसमें और उस मार्क्स के आधार पे हम लोग कर लेते हैं। आगे की बात आती है तो उसमें बेसिकली वाइवा की भी बात होती है, उसकी भी तैयारी की। वाइवा के लिए जो तैयारी है वो मेनली आपको एक्सपेरिमेंट बेस्ड ही होता है, या हर बार जब आपको वाइवा पूछा जाता है तो जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे होते हैं उसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो भी आपने एक्सपेरिमेंट लिखे हैं उसके बारे में जो डिटेल है, बेसिकली थ्योरी और जो फॉर्मूले हैं उन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर 12 के सिलेबस में बात करें तो 12 के सिलेबस में 3 ऐसे यूनिट्स या सेक्शन हैं जहाँ से प्रैक्टिकल होते हैं। पहला तो है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा है रे ऑप्टिक्स और अंतिम वाला है आपका सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो ये सजेशन आपके लिए हमेशा रहेगा कि जब आप प्रैक्टिकल के लिए तैयार हो रहे हों तो इन 3 चैप्टर्स को थोड़ा सा एक बार रिवाइज करके चलें। और ऐसे भी जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो चूँकि इसमें बहुत कुछ आप एक्सपेरिमेंटली सीखने वाले हैं तो इंटरेस्ट ऐसे ही हाई रहता है। तो पहले से ये मन बना लें कि इन चैप्टर्स के एक्सपेरिमेंट हैं, इन चैप्टर्स को पढ़ने के लिए थोड़ा सा हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस, थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान, अटेंशन दे दें। अब आगे सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि जिस दिन आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे होते हैं, ओके, तो उस दिन आपको फिर से एक बार लिखने की बात आती है। सारा कुछ जो आप कर रहे हैं तो बेसिकली जो क्वेश्चन आपको मिले उसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना बेहतर होता है। और प्रॉपर सीक्वेंस की जब बात करें तो आपको लिखने के लिए जो सीक्वेंस है वो ये सीक्वेंस होना चाहिए। सबसे पहले एम ऑफ एक्सपेरिमेंट एज यूजुअल लिखना ही है। ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड सेकेंडली लिख लें। थर्ड में थ्योरी या प्रिंसिपल जो हो इन्वॉल्व उसको लिखते हैं। फोर्थ में डायग्राम प्रॉपर एक बना लेते हैं। बात यहाँ पर फिफ्थ प्रोसीड्योर की है। तो प्रोसीड्योर कभी कभी नहीं लिखने के लिए भी कहा जाता है। सजेशन यही रहता है क्योंकि आप सारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो ऑलरेडी आप
प्रोसीड्योर को फॉलो कर रहे हैं। वैसे में लिखें या ना लिखें उससे कोई ख़ास अंतर नहीं पड़ता। तो कई बार एग्जामिनर्स बोल भी देते हैं आपको कि प्रोसीड्योर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लिखना भी पड़े तो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स ही कुछ लिखें, बहुत ज़्यादा लिखने की इसमें आपको ज़रूरत ना पड़े। ओके, नेक्स्ट आपको ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जर्वेशन टेबल, हाँ ये तो मस्ट है, बनाना ही है। और उसके बाद से उससे रिलेटेड कैलकुलेशन भी हमें कर लेना है। कैलकुलेशन करने के बाद से जो रिजल्ट आएगा या जो कंक्लूजन आपको मिलेगा उसको भी प्रॉपरली लिख लेना है। इसके बाद से आपको कुछ एरर के सोर्सेस उस एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व होंगे, मेंशन कर दीजिए। और अंतिम में प्रिकॉशन। तो यही सीक्वेंस आप फॉलो करें हर एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी को लिखने के लिए, तो बेहतर होता है। आपका एक प्रॉपर अरेंजमेंट भी दिखता है, साथ ही साथ एग्जामिनर को चेक करने के लिए भी चीज़ों को बार बार रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आपको मार्क्स मिल जाता है, बेहतर मार्क्स मिल जाता है। लिखने में जो आप लिख रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए, हैंडराइटिंग लेजिबल तो होनी ही चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। वाइवा के आंसर देने के समय काफ़ी पॉजिटिव रहें। अगर आपको आंसर्स आ रहे हैं तो आप प्रॉपर आंसर दे दें, और अगर आंसर आप नहीं जानते हैं तो सिंपली नो बोल करके स्किप कर लें। आप नहीं जानते हुए गलत आंसर देने की कोशिश ना करें। अब रह गई वाइवा की तैयारी की, तो अक्सर ऐसा होता है कि जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं वहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कई बार यह भी होता है कि टीचर आपसे एक ऑप्शन दे देते हैं कि आपको जो टॉपिक ज़्यादा फेवरेट लगता है, कंफर्टेबल लगता है, उसका नाम बता दीजिए, क्वेश्चन हम लोग वहीं से पूछ लेंगे। अगर ऐसा ऑप्शन मिले तो ज़रूर एक कोई भी या दो कोई भी चैप्टर आपको प्रॉपरली तैयार करके जाना चाहिए, ताकि वहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाएं उसके आंसर आप दे पाएँ। एक्चुअली जो भी एक्सटर्नल आते हैं उनके मन में एक प्रश्न होता है कि किसी बच्चे को दूसरे बच्चे से डिस्टिंग्विश कैसे करें, डिफ्रेंशिएट कैसे करें। तो उसका माध्यम ये क्वेश्चन ही होता है, और वहीं पे वो जज कर लेते हैं कि आप कितना जानते हो। अगर आप थ्योरेटिकली बहुत कुछ जानते हो तो एक्सपेरिमेंटली भी आपने जो परफॉर्म किया है उसमें गलती की गुंजाइश कम होगी।